प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन राजनीति विज्ञान के अंदर बीए पार्ट 3 में आज अपना टॉपिक है लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धतियां। प्राचीन समय के अंदर लोक प्रशासन जो है वो राजनीति विज्ञान का या राजनीतिक दर्शन का एक अभिन्न अंग था, लेकिन कालांतर में जैसे जैसे लोक प्रशासन की विभिन्न गतिविधियों का जिस सीमा तक व्यापीकरण हुआ गया, उसके बाद में लोक प्रशासन एक नए विषय के रूप में हमारे सामने आता है। जब राजनीति विज्ञान नए विषय के रूप में हमारे सामने आता है, तब किसी भी विषय की दो महत्वपूर्ण आधार होते हैं। एक होता है उस विषय को पढ़ने के लिए विषय वस्तु होनी चाहिए और उस विषय की अपनी प्रत्यक्ष अध्ययन पद्धतियां होनी चाहिए। तो आज का अपना टॉपिक है वह है लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धतियां, यानी लोक प्रशासन के अंदर किन किन पद्धतियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। अध्ययन पद्धतियों पर विचार विमर्श करने से पहले अध्ययन पद्धतियों को अपन उपागम के रूप में, सिद्धांत के रूप में या दृष्टिकोण के रूप में भी जानते हैं। तो दृष्टिकोण, जैसा कि दृष्टि प्लस कोण, यानी किसी भी चीज को देखने का तरीका, तो इसको अपन परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि किसी भी चीज को देखने का तरीका यह हो सकता है कि मानकों का ऐसा समूह, यानी नियमों का एक ऐसा समूह जिसके आधार पर दृष्टिकोण क्या है, दृष्टिकोण इज इक्वल टू मानकों का एक सेट, नियमों का एक समूह, जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श यानी अध्ययन अध्यापन के लिए किसी आधार सामग्री को लेने या छोड़ने का जो निर्णय जिन मानकों के आधार पर किया जाता है, उन मानकों के सेट को दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल नॉर्मल सी परिभाषा है। दृष्टिकोण, दृष्टिकोण बोलते हैं नजरिए को, किसी भी चीज को देखने का एंगल, दृष्टि प्लस कोण, आई साइट प्लस एंगल, किसी भी चीज को देखने का जो तरीका होता है वह उन मानकों का एक सेट होता है, उस मानकों का एक समूह होता है, जिसके आधार पर अध्ययन के लिए जो विषय वस्तु ग्रहण की जाती है या आधार सामग्री ग्रहण की जाती है, उसको छोड़ने और लेने का जो निर्णय जिन समूह के सेट के आधार पर किया जाता है, उसको दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। दृष्टिकोण का जो अगला चरण जो होता है वह होता है सिद्धांत। जब दृष्टिकोण किसी भी चीज का एक सेट हो जाता है तो एक विषय वस्तु के रूप में हमारे सामने सिद्धांत आता है। सिद्धांत को प्रस्तावनाएं बोल सकते हैं। प्रस्तावनाएं या नियम या स्वयं सिद्ध नियम, इन प्रस्तावनाएं हैं जिनके आधार पर किसी वस्तु की व्याख्या करने का प्रयत्न किया जाता है। तो इन सिद्धांतों या इन दृष्टिकोणों के आधार पर लोक प्रशासन का अध्ययन भी कुछ पद्धतियों के माध्यम से किया जाता है, जिनका अपन विस्तार के साथ आज अध्ययन करेंगे। तो अपन चलते हैं लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धतियां। लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धतियों पर जाने से पहले अपन इस बात पर विचार करते हैं कि किसी भी विषय को या किसी भी विषय की विषय वस्तु को अध्ययन करने के लिए हर विषय के अंदर दो तरह की पद्धतियां होती है। एक होती है आगमनात्मक, दूसरी होती है निगमनात्मक। क्या होती है? निगमनात्मक। आगमनात्मक का तात्पर्य यह है कि उदाहरण से सामान्य, और निगमनात्मक का है सामान्य से उदाहरण। ये दोनों अध्ययन पद्धतियां एक दूसरे के उलट है। आगमनात्मक अध्ययन पद्धति जो होगी उसके अंदर किसी भी विषय का अध्ययन जो किया जाता है या सिद्धांत का निर्माण किया जाता है, उसमें सबसे पहले अध्ययन करने वाला विभिन्न तरह के उदाहरणों के बीच में समानताएं और असमानताएं ढूंढता है, और इन समानताओं और असमानताओं का अध्ययन करने के बाद में वह जिस निष्कर्ष या नियम पर पहुंचता है उसको सामान्य या उसको सामान्य दृष्टिकोण कहा जाता है। ये उदाहरण से सामान्य की तरफ पढ़ने का जो तरीका होता है वह आगमनात्मक अध्ययन पद्धति के रूप में हमारे सामने आता है। सबसे राजनीति विज्ञान या लोक प्रशासन के अंदर इसका प्रयोग अरस्तु ने सबसे पहले किया था। निगमनात्मक में किसी भी विषय वस्तु या किसी भी
घटना के प्रति एक सामान्य नियम की परिकल्पना पहले से ही कर ली जाती है और उस नियम की पुष्टि के लिए फिर तरह तरह के उदाहरण ढूंढे जाते हैं। तो ये दोनों अध्ययन पद्धतियां एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन कमोबेश जितनी भी अध्ययन पद्धतियां हैं वह घूम फिराकर या अंतोगतत्वा इसके इर्द गिर्द ही परिचालित होती है, आगमनात्मक और निगमनात्मक। अब संक्षेप में अपन देखते हैं कि लोक प्रशासन के अंदर किन किन अध्ययन पद्धतियों का सहारा अध्ययन के लिए लिया जाता है। तो लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धतियों को मोटे रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला है परंपरावादी अध्ययन पद्धतियां। परंपरावादी अध्ययन पद्धतियों में भी सबसे पहले अध्ययन पद्धति जो आती है वह आती है हमारे सामने ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति। नामकरण से ही स्पष्ट है कि लोक प्रशासन के अध्ययन की वह पद्धति जो लोक प्रशासन की संस्थाओं के बारे में इतिहास के आलेख में या ऐतिहासिक संरचना के आलेख में या इतिहास को आधार बनाकर उन संस्थाओं के अध्ययन पर बल देती है। इसमें किसी भी संस्था जो वर्तमान में किस स्वरूप में है, इस स्वरूप में पहुंचने से पहले वो किन किन स्टेजेस से होकर गुजरी है, कौन कौन से काल में कौन कौन से समय खंड के अंदर उस संस्था का क्या स्वरूप रहा है, उन संस्थाओं के ऐतिहासिक क्लेवर को मद्देनजर रखते हुए जिस पद्धति के अंदर अध्ययन किया जाता है उसको ऐतिहासिक पद्धति कहते हैं। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं कि जैसे भारत का सचिवालय है, तो भारत का सचिवालय वर्तमान स्वरूप में शासन सचिवालय जिस अवस्था में है वह गुप्त काल के अंदर कैसा था, मुगल काल के अंदर सेंट्रल की व्यवस्था कैसी थी, या अंग्रेजों के जमाने में शासन सचिवालय किस तरह से कार्य करता था, इन सभी का तुलनात्मक अध्ययन करने की जो व्यवस्था है वो ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति के अंदर की जाती है। लोक प्रशासन की यह अध्ययन पद्धति लोक प्रशासन की विभिन्न संस्थाएं जो वर्तमान में कार्य करते हैं, इतिहास के विभिन्न कालखंडों में वह किस किस तरह से कार्य करती थी, उसमें क्या कमियां थी, किस तरह की समानताएं थी और किस तरह की असमानताएं थी। सीधा सादे शब्दों में अगर कहें तो लोक प्रशासन की संस्थाओं के संगठनों की प्रक्रियाओं का इतिहास के आलोक में, ऐतिहासिक आवरण के प्रकाश में इनका जिस तरह से अध्ययन किया जाता है उसको ऐतिहासिक, नाम से ही पद्धति, उसको ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति कहते हैं। दूसरी जो इसकी पद्धति है वह है कानूनी अध्ययन पद्धति। लोक प्रशासन के अध्ययन की यह जो पद्धति है वह इस विचार पर आधारित है कि लोक प्रशासन की विभिन्न संस्थाएं जो है उनका अध्ययन कानून के आवरण में किया जाना चाहिए। जैसे हमें शासन सचिवालय का अध्ययन करना है तो शासन सचिवालय के बारे में संविधान के विभिन्न उपबंधों के अंदर क्या कानूनी व्याख्याएं की गई है। कानून की किताबें या कानून की पुस्तकें, कानूनी संरचना उस संस्था की किस तरह से है, उसका औपचारिक पक्ष जो हमें दिखता कैसा है, या कानून की शब्दावली में उसे किस तरह से परिभाषित किया गया है, उसका ही अध्ययन इस परंपरागत अध्ययन पद्धति के अंदर, कानूनी अध्ययन पद्धति के अंदर किया जाता है। तीसरी इसकी अध्ययन पद्धति जो है वह है विषय वस्तु अध्ययन पद्धति। लोक प्रशासन के अध्ययन की विषय वस्तु से संबंधित अध्ययन पद्धति से आशय यह है कि इसमें अध्ययन का जो आधार है वह उस विषय को बनाया जाता है। जैसे लोक प्रशासन का टॉपिक है शिक्षा, लोक प्रशासन का टॉपिक है पुलिस, लोक प्रशासन का टॉपिक है स्थानीय स्वशासन, लोक प्रशासन का विषय वस्तु है जैसे जेल, लोक प्रशासन का विषय वस्तु है जैसे शासन सचिवालय। तो इन टॉपिक्स के ऊपर अपना ध्यान आकृष्ट करके और उसकी विषय वस्तु का संग्रह करने के आधार पर जो सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं उसको विषय वस्तु का अध्ययन पद्धति कहते हैं। चौथी जो इसकी पद्धति है वह जीवन वर्तात्मक
अध्ययन पद्धति। लोक प्रशासन के अंदर समय समय पर जो लोक सेवक होते हैं वह अपने प्रशासनिक अनुभवों का पुस्तकों के अंदर आलेख या उसको कलमबद्ध कर लेते हैं। तो लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धति इस बात पर बल देती है कि लोक प्रशासन की विभिन्न धाराओं को, विभिन्न संरचनाओं को अगर हमें समझना है तो लोक सेवकों के द्वारा समय समय पर प्रशासनिक दुर्विवताओं पर, प्रशासनिक कठिनाइयों पर या प्रशासनिक समस्याओं पर किस तरह की पुस्तकें लिखी गई है, उन सभी पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद में अगर हमें लोक प्रशासन को समझने में मदद मिलती है तो उसको जीवन वर्तात्मक अध्ययन पद्धति कहते हैं। लेकिन इसमें एक कमी यह है कि लोक सेवक प्रशासनिक समस्याओं को लेकर पुस्तकों का लिखने का कार्य तो करते हैं, लेकिन उसमें प्रशासनिक समस्याओं का वर्णन बहुत कम होता है, बल्कि तात्कालिक समय की राजनीतिक घटनाओं का जो है वो वर्णन बहुत ज्यादा होता है। इस कारण से यह जीवन वर्तात्मक अध्ययन पद्धति एक सीमा तक ही हमारी मदद कर सकती है, या इसको अपन संपूर्ण क्लेवर या संपूर्णता के साथ इसको अभिग्राह्य नहीं कर सकते। लेकिन वर्तमान समय में ट्रेंड यह है कि लोक सेवकों से इस बात की आशा की जानी चाहिए कि वह प्रशासनिक समस्याओं के बारे में एक सामान्य वैज्ञानिक नियम प्रस्तुत करने से पहले केवल और केवल अपना पुस्तक लेखन के अंदर अपना समस्त ध्यान केवल प्रशासनिक समस्याओं को लिखने के ऊपर ही उनको केंद्रित करना चाहिए। अब लोक प्रशासन के अध्ययन की जो दूसरी अध्ययन पद्धति है वह है व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति। लोक प्रशासन के अंदर अध्ययन करने के लिए जो दूसरा सेक्टर है या दूसरी पद्धति है वो व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति है। व्यवहारवादी इसके नाम से ही स्पष्ट है। व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति कहती है कि तो लोक प्रशासन के अंदर जो संस्थाएं हैं उनका अध्ययन न तो ऐतिहासिक क्लेवर के अंदर किया जाना चाहिए, न उनके कानूनी स्वरूपों का अध्ययन किया जाना चाहिए, न लोक प्रशासन के विभिन्न अंगों को दृष्टिगत रखते हुए अध्ययन किया जाना चाहिए, न ही लोक प्रशासन के लेखकों की जीवनियों को या उनके इतिहास वृत्तांतों को आधार बनाया जाना चाहिए, बल्कि लोक प्रशासन के अंदर परिचालक के रूप में मानव का व्यवहार या एक लोक सेवक का व्यवहार या जनता का व्यवहार किस तरह का है, उस व्यवहार को समाज के संदर्भ में उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यह अध्ययन पद्धति जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हमारे सामने विशेषकर आती है, क्योंकि लोक प्रशासन की जो परंपरागत अध्ययन पद्धतियां हैं उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की समकालीन समस्याओं के समक्ष मानव जाति के सामने किसी भी प्रकार का स्पष्ट सामान्यीकरण प्रस्तुत नहीं किया था। उसकी प्रतिक्रिया के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति हमारे सामने आती है। व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति इस बात पर फोकस करती है कि लोक प्रशासन को अगर समझना है तो मानव के व्यवहार को उसका केंद्रीय बिंदु बनाया जाना चाहिए। मानव का व्यवहार विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के या विभिन्न लोक प्रशासन की संस्थाओं के अंदर किस तरह का है, उस मानव के व्यवहार को समझे बगैर अपन लोक प्रशासन को नहीं समझ सकते। इसका जो तीसरा आधार है वह है, तीसरी अध्ययन पद्धति जो है वह है व्यवस्थात्मक दृष्टिकोण। व्यवस्थात्मक दृष्टिकोण लोक प्रशासन के अध्ययन की व्यवस्थात्मक दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि लोक प्रशासन के विभिन्न जो घटक होते हैं वह स्वतंत्र रूप से कभी कार्य नहीं करते, उनका पृथक से कोई अस्तित्व नहीं होता है। लोक प्रशासन के अंदर विभिन्न घटक और विभिन्न संस्थाएं इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं कि वो एक सिस्टम या एक संरचना का निर्माण करते हैं। सिस्टम या एक संरचना का निर्माण करते हैं। इस संरचना के अनेक घटक होते हैं और ये घटक पृथक रूप से अपना कार्य तो करते हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी रहते हैं और किसी भी घटक का अपना कोई पृथक अस्तित्व नहीं हो सकता है। एक घटक में अगर नकारात्मक या सकारात्मक किसी भी तरह का कोई परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव दूसरे पर भी पड़ता है। यानी लोक प्रशासन के जो घटक होते हैं वो एक संरचना,
एक सजातीय शरीर की तरह कार्य करते हैं। और अगर लोक प्रशासन को समझना है तो इन घटकों का हमें मिलाकर एक सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत अध्ययन किया जाना चाहिए। राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के अंदर सिस्टम अप्रोच या व्यवस्थात्मक दृष्टिकोण का सबसे परिचय हमें ज्यादा डेविड स्टर्न की रचनाओं के अंदर मिलता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन का अध्ययन हम इन आधारों के आधार पर कर सकते हैं। परंपरावादी अध्ययन पद्धति के अंदर हमारे सामने ऐतिहासिक पद्धति आती है, कानूनी अध्ययन पद्धति आती है, विषय वस्तु अध्ययन पद्धति आती है और जीवन वर्तात्मक अध्ययन पद्धति भी आती है। उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में दो अध्ययन पद्धतियां लोक प्रशासन के क्षेत्र में हमारे विषय वस्तु या हमारे अध्ययन अध्यापन का हिस्सा रही है। एक है व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति और दूसरा है व्यवस्थात्मक अध्ययन पद्धति। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि लोक प्रशासन के अध्ययन की ये जो पद्धतियां हैं ये एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है या विरोधाभासी अध्ययन पद्धतियां नहीं है। इन अध्ययन पद्धतियों का आपस में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि ये अध्ययन पद्धतियां एक दूसरे को संपूर्णता प्रदान करती है। ये अध्ययन पद्धतियां एक दूसरे की पूरक है। केवल हम परंपरावादी अध्ययन पद्धतियों को लेकर और इन अध्ययन पद्धतियों को छोड़कर लोक प्रशासन की समस्त घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कर सकते। और अगर परंपरावादी अध्ययन पद्धतियों को छोड़ दें और इन अध्ययन पद्धतियों का आश्रय लें तो भी हम लोक प्रशासन के अंदर समुचित इकाई का व्यवहारिक अध्ययन नहीं कर सकते। अगर लोक प्रशासन के अध्ययन के प्रति हमें ज्यादा वैज्ञानिक, ज्यादा व्यवहारिक नजरिया अडॉप्ट करना है तो उसका सबसे बेहतर तरीका यह है कि परंपरावादी अध्ययन पद्धतियां अपनी जगह इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन विषय वस्तु को संपूर्णता के साथ पढ़ने के लिए जरूरी है कि मानव के व्यवहार पर भी ध्यान केंद्रित किया जाए और राजनीतिक लोक प्रशासन की व्यवस्था को जो है, सिस्टम को जो है वो एक सजातीय संरचना के रूप में अंगीकार किया जाना चाहिए। इन सभी अध्ययन पद्धतियों को जब हम एक साथ लोक प्रशासन के अंदर अप्लाई करते हैं तो लोक प्रशासन का अध्ययन की हमारी जो परिपाटी वो है मुकम्मल होती है। और सभी अध्ययन पद्धतियां लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए अति आवश्यक ही नहीं बल्कि हमारे लिए एक अपरिहार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपन बाकी चीजें अगले पीरियड में पढ़ेंगे। थैंक यू।